अगली सुबह काजल जब ससुर जी के लिए चाय लेकर आई तो थोड़ा चिड़ी हुई सी थी, मगर पिता के दिए संस्कार ऐसे थे कि कभी अपनी मर्यादा नहीं भूलती थी। वो ससुर जी को अपने प्रोग्राम के बारे में सूचित करते हुए कहने लगी, पिताजी, जैसा आपने कहा था, मैं रविवार को पापा के यहाँ जा रही हूँ। उनको बता भी दिया है, बड़े खुश थे। कह रहे थे वसीयत बनवाने वाले हैं और संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे नाम करने चाहते हैं, मगर मैंने साफ मना कर दिया। मैंने उन्हें बता दिया कि ऐसा सोचना भी मत, पिताजी नाराज हो जाएंगे। नाराज? मैं क्यों? आशाओं पर पानी फिरा देख ससुर जी हड़बड़ा गए। काजल बेटा, मैं आज सोच रहा था कि तुम मायके गए हुए साल भर से ज़्यादा हो गया। हम सबका ध्यान रखते रखते लगता है तुम अपना मायका ही भूल गई हो। तुम तो अपनी गृहस्थी में इतनी व्यस्त हो गई, मगर जरा अपने पापा की तो सोचो। उनका मन तुम्हें देखने को कितना तड़पता होगा। भले मुंह से कुछ ना कहे, मगर मैं जानता हूँ पिता का मन तो बेटी में ही पड़ा रहता है। सुबह सुबह ससुर जी के मुंह से मिश्री घुले वचन सुनकर काजल हक्की बक्की रह गई। सोचने लगी, यह आज सूरज कौन सी दिशा में निकला है? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। कितना तड़पती हूँ मैं मायके जाने के लिए, मगर जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर कभी निकल ही नहीं पाती। जब सासू माँ जिंदा थी तो फिर बच्चों की गर्मियों की छुट्टी में चली जाया करती थी, मगर उनके जाने के बाद तो कभी इस घर की चाकरी से फुर्सत ही नहीं मिली। जब भी मायके जाने का नाम लेती हूँ तो रवि हमेशा मान जाते हैं, मगर ससुर जी यही सबसे ज़्यादा हल्ला मचाते हैं। कभी कहते हैं मुझसे इस उम्र में बाहर का नहीं खाया जाता, पेट खराब हो जाता है, जबकि मेरे से छुपकर दोस्तों के साथ खूब होटलों में चक्कर लगाते हैं और शाम को वापस आकर कह देते हैं कि दिन का खाया हजम नहीं हुआ, इसलिए अब डिनर नहीं करूँगा। अगर घर पर खाना बनाने के लिए कोई कुक रख भी दूँ तो उसके खाने में 10 बुराइयां निकालकर भरी थाली छोड़ खड़े हो जाते हैं। इन्हीं के कारण तो पिछले 1.5 साल से मायके की सूरत नहीं देख पाई, जबकि 5-6 घंटे का ही रास्ता है। पर आज ये गंगा उल्टी दिशा में कैसे बह रही है? कुछ तो बात है। मुझको दाल में पके से काले नज़र आ रहा था, इसलिए मैंने बड़ा ऑफर सुनने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई उत्साह ना देख ससुर जी के आगे बोलना शुरू किया। दरअसल आज तुम्हारे पिताजी का फ़ोन आया था, सबके हालचाल पूछ रहे थे। मैं तो उनके स्वर से ही उनकी पीड़ा समझ गया कि वो तुमसे मिलने को कितने ललायित हैं, मगर खुलकर कुछ कह नहीं पा रहे। ऐसा करो, 2-4 दिन मायके रह आओ, उनको भी अच्छा लगेगा और तुम्हारा भी मन लग जाएगा। यह अविश्वसनीय प्रस्ताव सुनकर काजल जैसे बेहोश होते होते बची। वो तो ठीक है पिताजी, मगर अभी बच्चों की छुट्टियां कहाँ हैं? अरे कौन सा बच्चे वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं जो 2-4 दिन में बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक 5वीं में है तो दूसरा दूसरी में है। 2 दिन छुट्टी करा लो, शनिवार इतवार लगाकर 4 दिन में आ जाना। काजल को यह बात अभी भी हजम नहीं हो रही थी, फिर भी कुछ पूछ नहीं पाई, इसलिए वहाँ से चुपचाप चली गई। शाम को रवि को जब बताया तो वह भी चकित रह गए। पिताजी ऐसा बोल रहे हैं, मैं तो जब भी उनसे ऐसा कुछ कहता हूँ 10 बातें सुना डालते हैं। मायके में रहने का इतना शौक था तो शादी ही क्यों की? शादी के बाद लड़की की पहली जिम्मेदारी ससुराल की बनती है, मायके के लिए तो वह मेहमान होती है, वगैरह वगैरह। ऐसा करो काजल, इससे पहले कि उनका दिमाग पलटे चुपचाप मायके निकल लो। और मैं तो कहता हूँ 2-4 दिन नहीं बल्कि 1-2 हफ्ते लगाकर मन भर रह आओ। शाम को सब बैठे डिनर कर रहे थे तो ससुर ने पूछा, तो बहू क्या सोचा तुमने? काजल की बजाय रवि ही बोल पड़े, सोचना क्या है पिताजी, आप इतना कह रहे हैं तो चली जाएगी, मैं कल ही उसके टिकट निकलवा लूँगा। पति देव की तत्परता देख मिनी मुस्कुरा उठी। हाँ हाँ जरूर जाओ बहू, सचमुच तुम्हारे पिताजी का सोचता हूँ तो बड़ा लगता है। तुम्हारी माताजी
के देहांत के बाद वह अकेले रह गए हैं। अकेले क्यों? भैया भाभी भी तो साथ हैं और वे पिताजी का भरपूर ध्यान रखते हैं। काजल को ससुर जी के कहने का तरीका थोड़ा अखरा। हाँ, ध्यान तो रखते हैं, मगर पिताजी का दिल तो बेटी में ही पड़ा होता है। मैं तो उन्हें कितनी बार बोल चुका हूँ, 2-4 दिन के लिए यहाँ आकर बिटिया के पास भी रहा करो, हमें भी अच्छा लगेगा। काजल दोबारा बेहोश होते होते बची। यह क्या हो गया आज पिताजी को? मेरे पापा जब कभी यहाँ आए और चाय नाश्ता भी कर लिया तो अगले 2 दिनों में ही यही सुनते रहे कि शास्त्रों में तो बेटी के घर का खाना नरकगामी बताया गया है। सास कुछ ना कुछ कहती, मगर ससुर जी ताने मारने का कोई मौका ना छोड़ते। कभी कहते कन्यादान के बाद कन्या मायके के लिए पराई हो जाती है, 2-4 दिन मेहमान बनकर रहती है और लौट आती है, उसका वहाँ कोई हक नहीं रहता। पर आज तो ससुर जी महानता की मूर्ति बन गए हैं। अरे आजकल बेटा बेटी माता पिता पर दोनों का ही बराबर का हक बनता है। आजकल तो सरकार ने भी कानून बना दिया है कि पिता की संपत्ति में बेटा बेटी का बराबर का हक है। मेरे कोई बेटी नहीं है, वरना मैं उसे अपनी संपत्ति में हिस्सा जरूर देता। संपत्ति और हिस्से जैसे शब्द सुनकर काजल को यकायक झटका लगा। पिता की संपत्ति में बेटे का हक, आज पिताजी को ये कौन सा नया रंग छेड़ रहे हैं, कौन सा राग छेड़ रहे हैं? पापा कुछ दिनों पहले वसीयत बनवाने की बात तो कह रहे थे। ओ, कहीं इसलिए तो मुझ पर यह अतिरिक्त प्रेम नहीं उमड़ रहा? मेरी भावनाओं की यकायक चिंता होने लगी। काजल थोड़ा चौकन्नी हो गई। रवि के डिनर के बाद ही अगले शुक्रवार की ट्रेन की ऑनलाइन बुकिंग करा दी थी। बच्चों को जब पता चला तो वे आज से ही पढ़ाई लिखाई छोड़ ननिहाल की बातें करने लगे। नानू कैसे उन्हें अपने साथ बाजार में जाकर मनपसंद आइसक्रीम खिलाते थे, मम्मी कैसे उनके लिए नई नई डिश बनाती थी, उनके बच्चों के साथ सारा दिन धमा चौकड़ी मचाती थी, और मामा तो उनके लिए जैसे अलादीन के चिराग थे, अलादीन के जिन थे। वे जो फरमाइश करते पल में ही हाजिर कर देते। कोई पिक्चर देखनी हो, वीडियो गेम खेलना हो या कहीं घूमने जाना हो, कुछ भी। सच, काजल अपने से ज़्यादा बच्चों की एक्साइटमेंट देखकर खुश थी। कारण जो भी हो, मगर ससुर जी के लिए उसके दिल में धन्यवाद निकल रहे थे। रात को फ़ोन पर उसने पापा को अपने आने का प्रोग्राम बताया तो वह बहुत खुश हुए। कहने लगे, आज ही तेरे ससुर जी साहब का फ़ोन आया था, उनसे बात हुई थी। सोचा नहीं था कि वो तुम्हें इतनी जल्दी भेजने को तैयार हो जाएंगे। वो तो ठीक है पापा, मगर क्या आपने उनसे कुछ और भी बात की थी, कुछ प्रॉपर्टी के संबंधित? हाँ, कही तो थी। उन्हें बताया था कि साप्ताहिक वसीयत बनवा रहा हूँ, यही आखिरी काम बचा है, इसे निपटाकर सारी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाऊंगा। अब तू आ ही रही है तो अच्छा है। जो कुछ है तुम दोनों के सामने आधा आधा बांटकर चैन की सांस लूंगा। अब काजल को सारा माजरा समझ में आ गया था। क्यों ससुर जी मायके भेजने के लिए इतने उतावले थे? वे चाहते थे कि मैं मायके जाऊं और वसीयत के सामने मेरे सामने बने, ताकि मुझे मेरा हिस्सा मिल जाए। इतने प्यार और परवाह में लपेटकर जिस तरह से उन्होंने अपनी मंशा दिखाई, उसे सोचकर ही काजल का मन कसला हो उठा। वैसे पापा के पास संपत्ति के नाम पर है ही क्या? सारी जमा पूंजी तो हमारी पढ़ाई लिखाई शादी में लगा दी। ले देकर 1-2 मंजिला मकान है। भाई को तो पीछे से ही प्रॉपर्टी के नाम पर वही एक सहारा है, मैं उसमें हिस्सा ले लूंगी। छी ससुर जी, ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? क्या कमी है? उनके पास 2-2 मकान है, एक प्लाट है, रवि इकलौता बेटा है, फिर क्यों इतनी हाय हाय? आप ही तो कहा करते थे पिताजी, कन्यादान के बाद लड़की पराई हो जाती है, उसका मायके पर कोई हक नहीं रहता। अब जब कोई हक ही नहीं बचता तो फिर संपत्ति में कैसा हक बनता है? मैंने उनसे बता दिया कि ऐसा करने पर आपको बहुत बुरा लगेगा। ससुर साहब का चेहरा उतर गया। फिर बात संभालते हुए बोले, अरे वो सब तो पुराने चलन है बेटी, आजकल यह सब कौन मानता है।
आजकल तो बेटा बेटी बराबर है, पहले हमें समझ नहीं थी इसलिए ऐसा कह गए होंगे, मगर अब हमने भी जमाने के हिसाब से चलना सीख लिया है। देखो तुम मना मत करो, उस घर में तुम्हारा हिस्सा रहेगा तो पिता के बाद भी तुम्हारा मायका खुला रहेगा। भाई भाभी इज्जत करेंगे, वरना तो रिश्तों को बदलते देर नहीं लगती। पिताजी बोलते जा रहे थे और काजल भीतर ही भीतर सुलग रही थी। अपने हिसाब से रिश्तों की बिसात बैठाना और उसे अपने मतलब के लिए आजमाना, और तो कोई आपसे सीखे पिताजी। मगर संस्कारवंश चुप रही, फिर थोड़ी देर कुछ सोचकर बोली, ठीक है पिताजी, यदि आप मानते हैं कि बेटा बेटी दोनों बराबर का हक रखते हैं तो ऐसा ही सही, मैं उन्हें मना नहीं करूंगी। सुनकर पिताजी के चेहरे पर मुस्कान दौड़ आई, आंखों में लालच के डोरे तैरने लगे। मिनी बनावटी मुस्कान के लिए उठ खड़ी हुई। कामकाजी स्त्रियों के लिए दिन गुजरते देर नहीं लगती, दिन इधर शुरू होता है उधर खत्म। काजल के ये 4-5 दिन इसी गति से गुजर उस समय मुकाम पर आकर खड़े हो गए थे जहां वह ट्रेन में बैठ गई थी अपने मायके जाने के लिए। जैसे जैसे ट्रेन खेत खलियानों से गुजरते हुए मायके के शहर की तरफ बढ़ रही थी, काजल का दिल उछलने लगा था, क्योंकि मायका किसी मकान का नाम नहीं होता, ना ही मायका किसी एक परिवार तक सीमित होता है। मायके की परिधि में तो वो शहर, पूरा शहर और उस तक जाने वाला तमाम रास्ते भी समाये होते हैं। किसी एक पर पग रखने की देर होती है, लगता है मायके की चौखट चूम ली। घर पहुंचकर काजल के भैया भाभी ने उनका खूब सत्कार किया, पापा से भी भरपूर दुलार मिला। तरस गई थी इस सुख के लिए, थक गई थी माँ बहू और पत्नी बनते हुए। कुछ दिन ही सही उसने लाडली बेटी होने का पूरा लुत्फ उठाया। बात जब वसीयत की आई तो उसने कुछ भी लेने से मना कर दिया, मगर भैया उसे समझाने लगे, देख काजल, कमी ना तेरे पास है ना मेरे पास, पापा का जो दिल करता है उन्हें करने दे। उन्हें अपने बच्चों में कभी फर्क नहीं किया, अगर आज करेंगे तो अपराध बोध होंगे, गिर जाएंगे, जो उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए वे जो भी चाहते हैं उन्हें खुशी के लिए आशीर्वाद समझ के रख ले। बहुत समझाने पर काजल ने पापा की बात मान ली। उसने मायके से पिताजी को फ़ोन पर बता दिया था। पिताजी ने भाई की सहमति से घर में उसे भी हिस्सा दिया है और वह 2 दिन बाद लौट रही है। यह खबर सुन उसके ससुर बहुत खुश थे। अब तो बस बहू का इंतजार था ताकि आकर वापस पहले की तरह घर संभाल ले। काजल जब घर में आई तो ससुर अचंभित रह गए, क्योंकि 2 बड़े सूटकेस के साथ उसके पापा भी साथ आए थे। रवि ने उनकी भाग कर आवभगत की और उनका सामान गेस्ट रूम में रख दिया। बहू, समधी जी यहाँ किसी डॉक्टर को दिखाने आए हैं क्या? तबीयत ढीली सी लग रही है इनकी। वैसे उनका कितने दिनों तक प्रोग्राम है यहाँ? ससुर जी बड़ी चतुराई से समधी के आने की वजह जानना चाह रहे थे। पापा तो बिल्कुल भले चंगे हैं पिताजी, किसी को नहीं दिखाना, ना ही किसी के पास जाना है। दरअसल आपने ही कहा था कि आज के ज़माने में बेटा बेटी के बराबर हक है, बेटियों को भी संपत्ति में बराबर का हक मिलना चाहिए। इसलिए संपत्ति के साथ साथ मैं भैया से अपने हक के पापा भी साथ ले आई। मेरी मायके की असली पूंजी तो वही है ना। मैंने भैया से कहा, तुमने बहुत साल पापा की सेवा कर लिया, मेरी बारी है, इसलिए आज से पापा मेरे साथ ही रहेंगे। जैसे एक पापा का ध्यान रखती हूँ वैसे दूसरे पापा का ध्यान रखूंगी, कहकर आत्मविश्वास से भरी एक बेटी अपने पापा को उनका कमरा दिखाने चली गई। अब बेहोश होने की बारी उसके ससुर साहब की थी। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।